जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 5 राजस्थान बोर्ड की जो पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक है उसके बारे में, जो कि आपके रीट लेवल 1 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने रीट का सिलेबस देखा होगा तो उसमें नीचे जो है आपको हम फिर से दिखा देते हैं। अगर आपने नहीं देखा है, नीचे आपकी जो साफ लाइनों में मेंशन है कि जो आपका प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 1 से 5 तक की राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सत्र 2021-22 पुस्तकों एवं पाठ्य पुस्तक के आधार पर होगा। लेकिन जो कठिनाई स्तर है वो हाई सेकेंडरी यानी कक्षा 10 तक का रखा जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन को। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हम यहाँ पर कक्षा 4 की कंप्लीट पर्यावरण अध्ययन को डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी कक्षा 4 का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लीजिए। 2 भागों में उपलब्ध है कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो आप उसको देख लीजिएगा। और इसमें भी हम कक्षा 5 की जो पर्यावरण है इसको भी हम 2 भागों में डिस्कस करेंगे। एक भाग में डिस्कस करेंगे आधा और आधा अगले भाग में। तो चलिए चलते हैं अपनी बुक की ओर। कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है आपका रिश्तों की समझ। तो देख लेते हैं इस चैप्टर से हमारे लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो बिंदु निकल कर आया है हमारा वो आया है ग्रेगर जॉन मेंडल के लेकर, कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर बहुत से प्रयोग कर वंशानुगत के नियम को प्रतिपादित किया, इसलिए इन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि जो आनुवंशिकी का जनक है वो कौन है, तो वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। और इन्होंने किस पौधे पर प्रयोग किया था, तो इन्होंने पौधे पर प्रयोग किया था मटर की। अब बात आती है कि ये किस देश से संबंधित थे, तो आप देश का नाम याद रख लीजिएगा अगर पूछा जाए तो। ये संबंधित थे किस देश से? ऑस्ट्रिया। किस देश से? ऑस्ट्रिया से संबंधित थे ग्रेगर जॉन मेंडल। अगले मनोवैज्ञानिक है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो हरगोविंद खुराना जी की जो उपलब्धि है वो क्या है, देख लेते हैं। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने वंशानुगत नए गुणों को निर्धारण हेतु कई शोध पत्र लिखे। इस कार्य हेतु इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो हरगोविंद खुराना किसके लिए जाने जाते हैं? वंशानुगत गुणों के निर्धारण हेतु जाने जाते हैं। कौन? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। और इन्हें कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। जो अगला टॉपिक है हमारा वो है परिवारों का आना जाना। तो यहाँ से देख लेते हैं हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आते हैं सामने। तो इसमें आपके संयुक्त परिवार और एकल परिवार का भी वर्णन था, उसको मैंने यहाँ पर नहीं लिया है क्योंकि आप उनके बारे में जान चुके होंगे। यहाँ पर थोड़ी सी बात जो जानने के लिए है वो है आपकी, यहाँ पे देख लीजिए कि पहले लोगों की आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान थी, लेकिन अब लोगों की आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, नई चीज़ें क्या जुड़ चुकी हैं आपकी? शिक्षा, रोजगार और सुख सुविधाएं भी हो गई हैं। पहले कौन कौन सी थी आवश्यकताएं आपकी? रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन अब क्या हो गई हैं? तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मानव की आधुनिक आवश्यकताएं कौन कौन सी हो गई हैं, तो आप इसको याद रखिएगा कि जो आधुनिक आवश्यकताएं हैं मनुष्य की, वो रोटी, कपड़ा और मकान तो है ही, साथ में आपकी शिक्षा और रोजगार भी एक, और उसके साथ साथ सुख सुविधाएं भी एक मूलभूत आवश्यकताएं बन गई हैं आधुनिक तौर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा कुछ खास हैं हम यहाँ पर पार्ट 3 पर पहुँच चुके हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि में ABCD यहाँ पर लिखी हुई है, तो आप ब्रेल लिपि की ABCD यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी लेते हैं। तो ब्रेल लिपि के जो अक्षर लिखे जाते हैं, आप एक पिन देख सकते हैं, नुकीली पिन देख सकते हैं। और जो ब्रेल लिपि है वो किन बिंदुओं पर आधारित होती है? कितने बिंदुओं पर? तो ब्रेल लिपि जो आधारित होती है वो 6 बिंदुओं पर होती है। और मोटा एक कागज़ होता है, जब लिखा जाता है तो मोटा कागज़ होता है, जिस प्रकार से हमारी पाठ्य पुस्तकों के फ्रंट या कवर पेज होता है उतने मोटे कागज़ होते हैं, और उस पर पिन चुभोकर अक्षर लिखे जाते हैं। इसके बाद जो पढ़ने वाला होता है वो दूसरी साइड से उंगलियां फेरते हुए इसको पढ़ लेता है। तो ब्रेल लिपि जो है कितने बिंदुओं पर आधारित है? 6 बिंदुओं पर आधारित है। और यहाँ पर पूरे लिखने की जो है प्रोसेस बताई गई है कि आपको लकड़ी की स्लेट पर कागज़ को रखना होता है, फिर उसमें नुकीली सुइयाँ चुभ होकर अक्षर उभारे जाते हैं, और इसके बाद दूसरी साइड से
टच करके पढ़ता है। और ब्रेल लिपि के उद्भव की कहानी भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आप जान लीजिए ब्रेल लिपि के बारे में कि जो लुईस ब्रेल थे वो कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। और जब वो छोटे में खेल रहे थे तो उनके पिता की जो कार्यशाला थी उसमें जो लुईस ब्रेल थे इनको क्या हो गई, चोट आ गई और इनकी जो है आँखों की रोशनी चली गई थी। तो जो लुईस ब्रेल थे वो पढ़ने में पहले से ही बहुत होशियार थे, लेकिन इनके अध्ययन के लिए अब पाठ्य पुस्तकें पढ़ना काफ़ी जो है आसान नहीं था, क्योंकि बहुत कठिन हो चुका था, क्योंकि इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। इसके बाद इनको एक कप्तान जी मिले और उन्होंने 12 बिंदुओं पर आधारित एक लिपि के बारे में इनको अवगत कराया और उसको इन्होंने परिमार्जित करके या सुधार करके 6 बिंदुओं पर आधारित करके बनाया, जिसको आज ब्रेल लिपि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर। जो अगला जो हमारा तथ्य है वो है आपका सेरेब्रल पॉल्सी। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, तो जान लेते हैं ये क्या होती है। तो देखिए, सेरेब्रल पॉल्सी, क्या आपने इसका नाम सुना है? यह एक तरह की बीमारी है। इसमें जो है मरीज के हाथ पाँव व सभी अंग ठीक होते हैं। जो अंग हैं वो तो ठीक होते हैं, परंतु वे ठीक से काम नहीं करते हैं। इस बीमारी का कारण मरीज के मस्तिष्क का उनके अंगों पर नियंत्रित नहीं होना। तो अगर पूछा जाए कि सेरेब्रल पॉल्सी में क्या होता है, तो जो मस्तिष्क है उसका शरीर के अंगों पर नियंत्रण नहीं होता है। वो कौन सी बीमारी है? सेरेब्रल पॉल्सी। अगर व्यक्ति के सामने किताब रखी है तो रखी किताब को वो उठा नहीं सकता। आपको अंग तो बिल्कुल सही लगेंगे, हाथ पैर बिल्कुल सही, मांसपेशियाँ सही, लेकिन जो है उठा नहीं पाएगा। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेंगे। इस बीमारी में विशेष तरह का व्यायाम आवश्यक है। शारीरिक व्यायाम करने से धीरे धीरे मस्तिष्क का नियंत्रण शरीर के अंगों पर होने लग जाता है और इसी प्रकार से बोलने व लिखने का अभ्यास करने से व्यायाम अलग से होता है। इससे धीरे धीरे व्यक्ति सामान्य होने लगता है। हालांकि वह हमारी तरह एकदम सामान्य गति से काम नहीं कर पाता, फिर भी काफ़ी हद तक सुधार आ जाता है। मतलब कि यह सेरेब्रल पॉल्सी एक बीमारी है जिसके द्वारा क्या होता है कि रोगी जो है, सेरेब्रल पॉल्सी का रोगी है, वो अपने मस्तिष्क से शरीर के अंगों का निर्देश नहीं दे पाता है, यानी नियंत्रण नहीं कर पाता है। इस वजह से वह उसके माध्यम से काम नहीं कर पाता। इनके सुधार करना इस प्रकार से है कि आप उनको कुछ सिखा सकते हैं तो वो एक मंद गति से उस कार्य को कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ खाली स्थान है कि ब्रेल लिपि का विकास किसने किया? तो लुईस ब्रेल ने किया था और यह 6 बिंदुओं पर आधारित थी। और ब्रेल लिपि लिखने में नुकीली जो है पिन काम में आती है, जिसको क्या कहा जाता है? नुकीली कलम को स्टाइलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टाइलिस कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है मिलजुल कर करें सफाई। मिलकर करें सफाई यूनिट के अंतर्गत हमें एक ही महत्वपूर्ण बिंदु मिला है, वो है स्वच्छ भारत मिशन। और स्वच्छ भारत मिशन की जो है महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था। कौन सी जयंती? तो 150वीं जयंती पर जो है 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था सफाई अभियान। चलते हैं आगे। आओ खेलें खेल। आओ खेलें खेल से भी हम देख लेते हैं क्या महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आते हैं। तो यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ये बिलियर्ड्स है, शतरंज है, तीरंदाजी, कबड्डी, कुश्ती, हॉकी, टेबल टेनिस और आपका जो है बैडमिंटन। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि ये कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक है, लेकिन इनके बारे में आप खिलाड़ियों की संख्या और खेलने का समय और प्रमुख खेल किस देश का कौन सा खेल है, इसके बारे में नॉर्मल जानकारी को इकट्ठा करके अपनी नोटबुक में भी डाउन करेंगे। इसके बाद अगला जो टॉपिक था हमारा उसमें था सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार के बारे में भी आपको जानकारी इकट्ठी करनी होगी। इसमें थोड़ा सा वर्णन दिया गया है, ताड़ासन, पद्मासन, पवन मुक्तासन और सूर्य नमस्कार। इसके बाद यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण जानकारी है वो है पतंजलि ऋषि के अष्टांग योग में, जो अष्टांग योग है पतंजलि ऋषि का, उसमें कौन कौन से हैं? यम है, नियम है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि का समावेश है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि पतंजलि ऋषि के अष्टांग योग में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इनको आप याद रखिएगा कौन कौन से सम्मिलित हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का जो है समावेश है। इनकी संख्या कितनी है? 8 है इनकी संख्या। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है कुछ
योग दिवस के बारे में भी बात की गई है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत सरकार के प्रयासों से 21 जून 2015 को अनेक देशों के लाखों लोगों ने योग आसन को करके योग दिवस मनाया। आजकल विदेशों से अनेक लोग हमारे देश में योग सीखने आने लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपका 21 जून को। और भारत सरकार के द्वारा कब ये पहल लाई गई थी? तो ये लाई गई थी 21 जून 2015 को सबसे पहले ये पहल लाई गई थी। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जो संघ है उसने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित कर दिया। चलते हैं आगे। इसके बाद अगला जो हमारा है कुछ प्रमुख खिलाड़ी और उनके नाम। ये प्रमुख कुछ उपलब्धियां प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हैं, जैसे कि तैराकी में है आपके भक्ति शर्मा, तीरंदाजी में है आपके लंबाराम और मुक्केबाजी में है मैरी कॉम और क्रिकेट में आपके सचिन तेंदुलकर। तो आपको और भी प्रतिभाओं के नाम याद करने होंगे। ये कुछ कक्षा 5 में दिए गए हैं, तो इनको आपको बता दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बीज बना पौधा पाठ को हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 बातें हैं। नंबर 1, अंकुरण के दौरान मूलांकर एवं प्रांकुर का निकलना एवं इस अवस्था में अंकुरित बीज द्वारा अपने अंदर भोजन संग्रहित करके उसका उपयोग करके जो है उपयुक्त परिस्थितियाँ बनाई जाती हैं ताकि बीजों का अंकुरण हो सके। यहाँ पर 2 शब्द आपको मिले होंगे, मूलांकुर और प्रांकुर। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए ये बीज है और यहाँ से 2 आपने नॉर्मल बीज देखा होगा, तो 2 जड़ें निकलती हैं, एक नीचे की ओर जाती है और एक ऊपर की ओर। तो जो नीचे की ओर जाती है यानी जिससे जड़ें बनती हैं ये कहलाती है मूलांकुर, और जिससे तना बनता है और पौधा बनता है वो कहलाता है आपका प्रांकुर। ये दोनों चीज़। इसके बाद इसमें क्या लिखा हुआ है कि बीज के अंदर जो भोजन संग्रहित होता है ये क्या करते हैं, ये जब आपने इनको शीत, नमी और मिट्टी प्रदान की तो इनके द्वारा क्या होता है, भोजन का उपयोग करके अंकुरण में इसकी ऊर्जा लगा दी जाती है। चलते हैं आगे। जो है आपके अगला जो हमारी सारणी है वो है पौधे का नाम और पौधे का भाग जिससे यह पौधा बनता है। आलू, आलू के जो है तने से पौधा बनता है, क्योंकि आलू एक तना है और आलू जब लगाया जाता है तो आलू को ही बोया जाता है। इसके बाद मनी प्लांट, मनी प्लांट का भी तना लगाया जाता है जिससे पौधा बनता है। पुदीना की जड़ लगाई जाती है जिससे पौधा बनता है। गुलाब की जो है तना लगाया जाता है जिससे पौधा बनता है। चमेली का भी तना लगाया जाता है और पत्थर चटा का आपको पत्ती लगाई जाती है जिससे आपका कंप्लीट पौधा बन जाता है। यहाँ पर ये भी आपको याद रखना होगा। इसके बाद कुछ आपके पौधे भी हैं और जहाँ से आए हैं यानी कि उनके मूल देश के बारे में भी बताया गया है। तो अगर आप NCERT या CTET को क्वालिफाई करते हैं तो वहाँ पर आपको एक कविता मिल जाती है, आलू मिर्ची चाय जी कौन कहाँ से आए जी। कंप्लीट कविता है तो उसके माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या दिया गया है। जो चाय है, चाय आपकी चीन से आई है और जो कॉफ़ी है वो अफ्रीका से आई है। भिंडी भी अफ्रीका से है, गोभी यूरोप से और मटर भी आपकी यूरोप से आई है। याद रखना, चाय चीन से, कॉफ़ी अफ्रीका से, भिंडी भी अफ्रीका से, गोभी यूरोप से और मटर भी आपकी यूरोप से आई है। और कुछ अन्य फसलों को भी आपको याद करना होगा। चलते हैं आगे। और वृक्षों की महिमा, वृक्षों की महिमा के अंतर्गत आपको एक हादसा ज़रूर याद होगा, वो आपको होगा याद अमृता देवी बिश्नोई का। क्योंकि जो जोधपुर के राजा थे उनको अपने महल बनवाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता थी और जो है उनके सैनिक लकड़ियाँ काटने के लिए गए। तो जो इनके अमृता देवी के गांव पहुंचे वहां पर इन्होंने क्या किया, खेजड़ी के पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। और खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए जो है अमृता देवी बिश्नोई सहित 363 लोग जो थे वो शहीद हो गए। जे लोग पेड़ों से लिपट गए और बोले अगर आपको पेड़ काटने हैं तो पहले हमें काटना होगा। तो जो राजा का आदेश था तो सैनिकों ने उनका पालन किया और 363 लोगों के साथ अमृता देवी बिश्नोई भी पेड़ों की रक्षा में शहीद हो गई। तो यहाँ पर जो है बाद में राजा का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने हमेशा के लिए वृक्ष काटना को प्रतिबंधित कर दिया था आपके रैनी गाँव में। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में जानकारी बताई गई है। तो इसके बारे में जानकारी दी है और यही जो आंदोलन था जो आपके
महिलाएं चिपक गई थी, अमृता देवी बिश्नोई वगैरह। तो इन लोगों के जो आंदोलन चला था और उसी आंदोलन का नाम था आपका क्या, चिपको आंदोलन। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। मैंने नॉर्मल स्टोरी के रूप में बता दिया है आपको ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। चलते हैं आगे। उसके बाद कुछ राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य का भी वर्णन हमें इसी पाठ के अंतर्गत मिला है। और उद्यान है आपके रणथंभौर, केवलादेव राष्ट्रीय मरु उद्यान और राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का। तो जो आपका रणथंभौर है वो आपका सवाई जो है माधोपुर में है, और जो केवलादेव है वो आपका भरतपुर में है, जिसको आप पक्षियों के स्वर्ग के नाम से भी जानते हैं। और राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में है। और राष्ट्रीय उद्यान जो है सरिस्का आपका किस ज़िले में है, अलवर ज़िले में है। तो इनको नोटबुक में आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं ये आपके राष्ट्रीय उद्यान। इनको आपको याद रखना ही है क्योंकि ये आपकी कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित हैं, तो इनको आपको सर्वे से पहले याद करना होगा। इसके बाद इसी पाठ के अंतर्गत एक और आपको नया टॉपिक मिलता है, वो था आपका खाद्य श्रृंखला। दो होते हैं ये, एक होती है खाद्य श्रृंखला और एक होता है खाद्य जाल। जो आप नीचे देख रहे होंगे पौधे, इसके बाद खरगोश, लोमड़ी, शेर। जो पौधे हैं वो आपके हैं उत्पादक, और जो खरगोश है वो है शाकाहारी उपभोक्ता, या इसको अन्य नाम से जानते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। जो लोमड़ी है ये है द्वितीयक उपभोक्ता, जो शेर है वो है तृतीयक उपभोक्ता। तो यहाँ पर एक खाद्य श्रृंखला है। और अगर यहाँ पर और बहुत से जानवर इसमें सम्मिलित होते या कई श्रृंखलाएँ एक साथ जुड़ जाती तो वो क्या बन जाता, वो बन जाता आपका खाद्य जाल। तो इसमें एक चीज़ और जान लीजिए कि जो खाद्य श्रृंखला है उसमें ऊर्जा का 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। मान लीजिए जो है पौधे के पास 100 ऊर्जा है, 100 कैलोरी ऊर्जा है, तो जो है खरगोश के पास 10 कैलोरी ही पहुंचेगी, 10 कैलोरी पहुंचेगी। और अगर खरगोश के पास 10 कैलोरी है तो लोमड़ी के पास सिर्फ 1 कैलोरी पहुंचेगी। मतलब कि कुल 1% ही 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। और ये 10% का नियम किसने दिया था, तो ये दिया था 1942 में लैंडमैन ने। किसने, लैंडमैन ने दिया था 10% का नियम 1942 में, कि जो एक जीव जब दूसरे जीव को खाता है तो उसके कुल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है जीव जंतुओं की निराली दुनिया। तो जीव जंतुओं की निराली दुनिया के अंतर्गत हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। जैसे कि देखिए चमगादड़, चमगादड़ के बारे में आप नॉर्मली जानते होंगे, यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। कि जो है उड़ते समय ये उच्च तारत की आवाज़ निकालता है और सामने वाली वस्तु से टकराकर वापस आती है, और प्रतिध्वनि सुनकर ही वह अंधेरे में आसानी से उड़ सकता है। ये थी चमगादड़ की कहानी। आप इसके बारे में पहले से भी जानते होंगे। और कौन कितनी दूर देख सकता है इसके बारे में भी आप नॉर्मली जानकारी जानते होंगे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर बता देते हैं। देखिए यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण है वो बताई गई है किसके बारे में, मक्खी और मच्छर के बारे में। तो देखिए मक्खी मच्छर की आँखें विशेष प्रकार की बनी होती हैं। ये हिलती हुई चीज़ों को देखकर तुरंत उड़ जाती हैं। इनकी आँखें मानव व जंतुओं की आँखों से भिन्न होती हैं। हमें पीछे की ओर देखने के लिए पीछे मुड़ना पड़ता है, लेकिन मक्खी की आँखें इस प्रकार की होती हैं कि वे सभी दिशाओं में देख पाती हैं। तभी तो हम उन्हें कभी भी पकड़ नहीं पाते हैं। जो मक्खियों की आँखें होती हैं, मक्खी मच्छर की आँखें, वो इस प्रकार से बनी होती हैं कि वे चारों दिशाओं में एक साथ देख सकते हैं। जैसे हमें पीछे देखना है तो हम मुड़ेंगे, लेकिन मक्खी और मच्छरों को पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम जब भी पीछे से भी उनको मारने की कोशिश करते हैं तो वो उड़ जाती हैं। उम्मीद करते हैं आप इतना समझ गए होंगे। और आगे देखते हैं। आगे जो है हमारा चींटियों का नगर। और चींटियों के नगर के अंतर्गत आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी होंगी। नंबर 1 कि जब चींटियाँ चलती हैं तो एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती हैं, जिससे कि वह उस गंध को सूंघते हुए लाइन में चलती हैं। इसके बाद दूसरी बात याद रखना, चींटियों के भी अपने काम बटे होते हैं। चींटियों के काम बटे होते हैं, जैसे कि रानी चींटी का काम होता है अंडे देना, और श्रमिक जो चींटी होती है उसका काम होता है अंडों की देखभाल करना। इसके बाद अंडों की रक्षा करना और घर की सुरक्षा करना सैनिक चींटियों का काम होता है। और जो श्रमिक चींटियाँ होती हैं ये भोजन भी ढूंढ कर लाती हैं और इकट्ठा करती हैं भोजन, लेकिन जो रानी चींटी है वो सिर्फ अंडे देने का कार्य करती है, और अंडों की देखभाल श्रमिक और सैनिक चींटियों के अंतर्गत किया जाता है। आगे चलेंगे। आगे जो
हम यहाँ पर थोड़ी सी बात और करेंगे चींटियों के बारे में कि चींटियों के बचाव के लिए पहले जो था वो नमक या नमक के पानी का छिड़काव किया जाता था। तो अगर यहाँ पर पूछा जाए कि जो है पुराने समय में चींटियों से बचाव के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, तो नमक या नमक के पानी का। लेकिन वर्तमान समय में कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय में किसका उपयोग किया जाता है? कीटनाशक का, जो कि हमारे लिए भी एक नुकसानदेह कारण बन चुका है। अगला पाठ है हमारा पाठ 9, कहाँ कहाँ से पानी। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कहाँ कहाँ से पानी। देखिए यहाँ पर बांध जो है बड़े बांध बने हुए हैं और इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसमें नहीं थे। इसमें केवल एक माही नदी पर और कोटा चंबल नदी पर बंधा हुआ बांध बताया गया था और कुछ बावड़ियाँ भी बताई गई थी, तो वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, इसलिए हमने वहाँ उनको स्किप कर दिया था। जल ऊपर से नीचे की ओर हम पाठ 10 पर प्रवेश कर चुके हैं और इसमें हमें एक महत्वपूर्ण बिंदु मिला है, वो है आपका राहट। इसके आगे जो है राहट, ढेकली और ड्रिप सिंचाई, फव्वारा सिंचाई जो है वो सब आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर राहट के बारे में बताया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक गोल व्हील होता है और नीचे कुआं होता है, उसमें बाल्टियाँ बनी होती हैं या डिब्बे, और किसी बैल की मदद से इनको गोल गोल घुमाया जाता है जिससे कि बाल्टियों में पानी भर के ऊपर आता रहता है। आपने देखे होंगे, नहीं तो आप यूट्यूब या गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा, आपको ये कंप्लीट मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण था। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है जल में जीवन, पाठ 11। तो जल में जीवन के अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण जीवों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मगरमच्छ, मछली कैसे जल में जीवित रहते हैं। उसी प्रकार अलग अलग जीव जंतुओं के शरीर की बनावट अलग अलग होती है, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि भालू बर्फीले स्थानों पर पाया जाता है और उनके शरीर पर बड़े बड़े बाल होते हैं जो कि उन्हें क्या करते हैं, ठंड से बचाते हैं। तो इसी प्रकार से प्रत्येक जो है जीव का शरीर उसी हिसाब से बनना होता है। गंदा पानी फैलाए रोग, इसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निकलेंगे जो कि अन्य पाठों की तुलना में महत्वपूर्ण बनेंगे आपके लिए। नंबर 1 आप यहाँ पर देख सकते हैं, छोटा डंक बड़ा खतरा, बचाव उपचार से बेहतर, मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया के खिलाफ लड़ाई में सहयोग दें। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं आपको मलेरिया से बचाव के लिए क्या करना है। तो ऊपर आपका आ सकता है कि मलेरिया से बचने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे। तो सबसे पहले मच्छरदानी के भीतर सोएं, दूसरा खिड़कियों पर जाली लगवाएं, तीसरा जो है मच्छर जो निरोधक है उनका प्रयोग करें और हल्के रंग के कपड़े पहनें तथा हाथ पैरों को पूरा ढके रखें। और हर सप्ताह जो है प्रत्येक सप्ताह अपने कूलर की टंकी, फ्रिज और बैरल के पानी को खाली करें और सफाई करें। खाली डिब्बे, गमलों, टायर, ट्यूबवेल आसपास पानी इकट्ठा होने ना दें। इसके बाद किसी प्रकार का बुखार आने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। और इसके जो कंबाइन जो लक्षण हैं आपके मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं। नंबर 1 बुखार आना, सर्दी लगना, कमर, सिर दर्द, बदन दर्द, आँखें और मांसपेशियों के जोड़ों में दर्द होना तथा उल्टियाँ आना और लाल चकत्ते होना, ये आपके मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के लक्षण हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं पानी फैलाए रोग के अंतर्गत पीलिया। जो पीलिया है आपका वो कैसे होता है, वो होता है आपका दूषित जल एवं भोजन के सेवन से। जो पीलिया होता है वो कैसे होता है, दूषित जल एवं भोजन के सेवन से। और इसके जो लक्षण होते हैं आपको कैसे पता लगेगा कि सामने वाले रोगी को पीलिया हो चुका है। तो सफ़ेद रंग की दस्त, मूत्र पीला आना और आँख और नाखून का पीला होना और उल्टियाँ बार बार होना, तो आपको अनुमान हो जाएगा कि ये इसको पीलिया हो गया है। अगला जो रोग है वो है अतिसार। अतिसार भी आपका दूषित जल और भोजन से होता है और इसके जो लक्षण हैं वो हैं कि दिन में 4-5 बार ज़्यादा दस्त होना और पेट में मरोड़ उठना। अगला जो रोग है हमारा वो है कृमि रोग। तो कृमि रोग से क्या होता है, ये भी आपका दूषित जल एवं भोजन से होता है और इसमें क्या होता है, भूख कम लगना, चेहरे पर पीलापन और पेट में दर्द रहना, ये है कृमि रोग के लक्षण। अगला जो रोग है हमारा पोलियो। ये भी आपका दूषित जल एवं भोजन से होता है और इसमें क्या रहता है, बुखार रहना, सिर दर्द, जुखाम, उल्टियाँ, हाथ पैर में अकड़न और बाद में पैरों में लकवा हो जाना, इसके नॉर्मल लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो समूह है रोगों का, इसमें सभी के सभी रोग
पीलिया, अतिसार, कृमि रोग और पोलियो सभी के सभी रोग जो होते हैं दूषित जल एवं भोजन से होते हैं। तो अगर आपके पास प्रश्न आ जाए कि निम्न में से कौन से रोगों का समूह दूषित जल एवं दूषित भोजन के सेवन से होता है, तो वहाँ पर आपके रोग हो जाएंगे आपके पीलिया, अतिसार, कृमि रोग और पोलियो, ये आपके हो जाएंगे। यहाँ पर लक्षण के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। चलते हैं आगे। देखिए आगे जो है छोटी सी बात आप और नोट करके चलिएगा। यहाँ पर आपके एक नंबर जा सकता है, जो है कैसे जा सकता है। देखिए यहाँ पर गंदे पानी पर एनाफ्लीज मच्छर पनपते हैं और साफ पानी पर एडीज मच्छर। तो आपको याद रखना है कि गंदे पानी पर मादा एनाफ्लीज मच्छर पनपते हैं, जिससे क्या होता है, एनाफ्लीज मच्छर से मलेरिया होता है। और जो है साफ पानी पर पनपते हैं एडीज मच्छर, जिससे क्या होता है, डेंगू होता है। ठीक है, तो आप इनको याद रखिएगा। चलते हैं आगे। अगला है हमारा पानी से खेलें। तो इससे हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु नहीं मिले हैं। आगे का पाठ है हमारा पाठ 14, खाने से पचने तक। तो खाने से पचने तक में भी अपन को एक ही बिंदु महत्वपूर्ण मिला है। उनको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्राफ दिया गया है कि कौन सा भोजन आपको कितना खाना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा खाना चाहिए आपको रोटी, दाल, चावल, दलिया, खीज, पोहा, सूजी इत्यादि। इसके बाद दूसरे नंबर पर खाना चाहिए आपको थोड़ा सा, सर्वाधिक से थोड़ा सा कम, पालक, गोभी, टमाटर, इनको आप खूब खा सकते हैं, गाजर, आलू आदि, और सेव, केला, अंगूर, पपीता और नारंगी सीमित खाएं। सीमित क्या खाना चाहिए आपको, सीमित खाना चाहिए आपको दूध, दही, छाछ, पनीर, मक्खन इत्यादि। इसके बाद मछली, मांस, मूंगफली इत्यादि आपको सीमित खाना चाहिए। और कम खाएं, यानी सबसे कम क्या खाना चाहिए आपको स्वस्थ रहने के लिए, घी, तेल एवं मीठा भोजन आपको कम से कम खाना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा आपको रोटी, दाल, चावल, दलिया, खीच, पोहा, सूजी इत्यादि, पालक, गोभी और टमाटर, गाजर, आलू खूब खाना चाहिए। और सीमित जो है दूध, दही, छाछ, मक्खन इत्यादि खाना चाहिए। और कम जो है घी, तेल यानी बसा पदार्थ और मीठे पदार्थ कम खाने चाहिए। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर और निकल के आता है, कृमि नियंत्रण। अभी हमने कृमि रोग भी पढ़ा है जो कृमि के द्वारा होता है। कृमि नियंत्रण के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक अभियान चलाया जाता है, जिसमें कौन सी जो है गोली दी जाती है। तो वहाँ पर याद रखना कि राज्य सरकार द्वारा कृमि नियंत्रण हेतु कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत बच्चों को जो है एल्बेंडाजोल की गोली दी जाती है। कौन सी गोली दी जाती है, एल्बेंडाजोल की गोली दी जाती है। और कृमि होता क्या है, कृमि एक कीड़ा होता है जो कि आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं कि पेट में पनपने वाले कीड़े को जो है कृमि कहते हैं। इससे बच्चों में खून की कमी हो जाती है और शारीरिक विकास कम हो जाता है। कृमि के अंडे मिट्टी में होते हैं जो बिना धुले फल, सब्जी, अशुद्ध पानी और गंदे बड़े नाखून, नंगे पैरों से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा जो है अभियान चलाया जाता है, जिसमें एक गोली दी जाती है, एल्बेंडाजोल खिलाई जाती है, जिससे कृमि नियंत्रण में मदद मिलती है। और नीचे कृमि नियंत्रण के बचाव के तरीकों के बारे में भी बताया गया है। तो अगर पूछा जाए कृमि नियंत्रण के लिए गवर्नमेंट द्वारा अभियान चलाया जाता है, उसमें कौन सी जो है दवा दी जाती है, तो उसका नाम है एल्बेंडाजोल की गोली दी जाती है कृमि नियंत्रण के लिए। और कृमि है क्या, तो पेट में पनपने वाले कीड़े। इसके बाद है खाना का परिरक्षण। तो खाना के परिरक्षण के बारे में अलग से वीडियो बना लेंगे, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा। बाकी आप यहाँ पर कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए इनको सम्मिलित नहीं किया है ज़्यादा यहाँ पर। तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर जो दिया गया है उसके बारे में आप नॉर्मल सा समझ लीजिएगा कि जो है लंबे समय तक चलाने के लिए जो है क्या करते हैं, शक्कर मिलाकर उपयोग कर देते हैं। ये मुरब्बा बना देते हैं शक्कर बना के। इसके बाद शरबत बना देते हैं, सिरका, नमक व तेल डालकर अचार बनाना। इससे जो है जैसे कि आम का अचार बना दिया तो परिरक्षित हो गया। और सॉस वगैरह में हमने कुछ रासायनिक केमिकल मिला दिए तो भी परिरक्षित हो गया। तो संरक्षण के तरीक़ों के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, तो वहाँ पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने यहाँ पर कुछ 15 टॉपिक को डिस्कस किया है। इसके बाद आपके बचते हैं 10 टॉपिक। तो यहाँ पर जो 10 टॉपिक आपके बचे हुए हैं, उन 10 टॉपिक्स में आपको अगले वीडियो में हम भाग 2 में लेके आएंगे और जो महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आएंगे उनको पढ़ेंगे।
तो उसके बाद हम कक्षा 6 के जो है वो पुस्तक का अध्ययन करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।